दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी हब बाय SI ट्रिपल ए में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो IPC का हम चौथा अध्याय को जो है वो कवर करेंगे। हमने इससे पहले जो है IPC पर 2 वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने जो है पहले और दूसरे अध्याय को कवर किया हुआ है, जबकि दूसरे वीडियो में हमने जो है तीसरे अध्याय को कवर किया है। आज जो है हम तीसरे वीडियो में अध्याय चौथे को क्या करेंगे, कवर करेंगे, चौथा अध्याय। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दरोगा भर्ती के लिहाज से, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो सवाल ये आता है जो अध्याय नंबर 4 है उसका नाम क्या है। तो पहले तो आपको इसका नाम ही पता होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है तो आपको बता देना है कि सामान्य अपवाद इसका क्या है, नाम है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो अध्याय है अध्याय नंबर 4 इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। IPC की धारा 76 से लेकर कहाँ तक है, 106 तक इसका क्या है, विस्तार है। यहाँ पर 76 से 106 जो धाराएं हैं उनको 2 हिस्सों में बांट लिया गया है। पहले तो छूट की धाराएं हैं या फिर हम कह सकते हैं क्षमा की धाराएं हैं, जो कि 76 से कहाँ तक है, 95 तक है, ठीक है। और उसके बाद 96 से लेकर के 106 तक जो है वो प्रतिरक्षा की धाराओं को वर्णित किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर धारा नंबर 76। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, धारा नंबर 76। इसमें लगभग धाराएं जो हैं आपके काम की हैं, इसलिए जितने भी आपके काम की धाराएं थी वो सारी धाराएं मैंने क्या की हैं, इस बार उनको कवर करेंगे हम, या इस बार मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 76 को। तो 76 में बताया गया है कि विधि द्वारा बाध्य। यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो विधि द्वारा क्या है, बाध्य है, ठीक है। बाध्य का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर या तो वो विधि द्वारा बाध्य है या फिर क्या हो, उसे तथ्य की भूल की वजह से वो अपने आप को विधि द्वारा क्या समझता हो, बाध्य समझता हो। तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो होगा वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा बाध्य है, ठीक है, यह तथ्य की भूल के कारण जो है अपने आप को विधि द्वारा बाध्य होने का विश्वास रखता हो या मानता हो, ऐसे व्यक्ति का कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो सीनियर अफसर द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति क्या होगा, अपराध, उसके द्वारा किए गए कार्य अपराध नहीं होगा। बस एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि ये जो आदेश है ये उचित आदेश होना चाहिए, अनुचित आदेश नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं उचित कैसे होना चाहिए और अनुचित कैसे नहीं होना चाहिए। देखिए उचित को मतलब, उचित का जो हम यहाँ पर सेंस अगर एग्जाम्पल से देखें तो हम समझते हैं कि मान लीजिए कहीं पर विधि विरुद्ध जमाव जो है वो अपनी शांतिपूर्वक बैठा हुआ अपनी शर्तों को मनवाने के लिए, ऐसे में वहाँ कोई सीनियर अफसर मान लो जैसे DCP आते हैं और वो कहते हैं कि भगाओ इन लोगों को यहाँ से, और फायरिंग का आदेश दे देते हैं। तो ऐसे में जो एक सिपाही है वो फायर कर देता है, जिससे एक व्यक्ति को गोली लग जाती है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये आदेश जो है वो अनुचित है, ठीक है। यहाँ ये आदेश कैसा है, अनुचित है। तो यहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी, यहाँ पर सिपाही द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अपराध होगा। अब यहाँ पर उचित कैसे होता भाई, अगर वो जो विधि विरुद्ध जमाव है शांतिपूर्वक अपनी शर्तों को मनवाना चाहता है तो केवल उन्हें बोल करके ही वहाँ से जाने का आदेश दिया जा सकता था। अगर वो उसके बाद ना जाते, ठीक है, हिंसा पर उतारू हो जाते या फायरिंग वगैरह करते या कुछ बोतलें जो तेजाब की आजकल बहुत ज़्यादा, पेट्रोल बम जिसको हम बोलते हैं, वो छोड़ते, तब यहाँ पर जो है वो उन्हें क्या किया जा सकता था, लाठी चार्ज के बाद जो है वो फायर पार्टी उन पर क्या कर सकती थी, फायर कर सकती थी। तो ये आदेश फिर क्या हो जाता, उचित हो जाता। तो यहाँ पर याद रखना है कि आदेश कैसा होना चाहिए, यहाँ पर उचित आदेश होना चाहिए, अनुचित ना हो। अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। धारा नंबर जो है 77 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीश का कार्य जो है वो अपराध है या नहीं है। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि न्यायिक हैसियत से न्यायाधीश का कार्य जो होगा वो अपराध नहीं होगा। अब न्यायाधीश की परिभाषा को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर आप केवल इतना समझ लेंगे कि न्यायिक हैसियत से न्यायाधीश का कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। आगे देखते हैं धारा नंबर 78 के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। यहाँ पर न्यायालय का जो निर्णय होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, कोई उसका ऑर्डर या आदेश, ठीक है ना, उसका पालन करने में जो भी कार्य किया जाए वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय का
निर्णय का पालन करते हुए कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि जल्लाद द्वारा फांसी तोड़ना या फांसी चढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल्लाद का कार्य है वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पर न्यायालय द्वारा आदेश मिला हुआ है, ठीक है ना, ऑर्डर की बात थी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 79 इसको समझते हैं, धारा 79 यहाँ पर ये बताया गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्याय के लिए, ठीक है, या तो विधि द्वारा न्यायानुमत हो या फिर वो तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास रखता हो, ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसमें और इसमें, ठीक है, 76 में और इसमें, यहाँ पर विधि द्वारा बाध्य होना बताया गया था और यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत बताया गया है। यहाँ इस बात को समझते हैं कि अपराध कैसे नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो देखता है कि, मान लीजिए कि एग्जाम्पल को कुछ इस तरह समझ लेते हैं, ठीक है, हम मानो कोई व्यक्ति जो है वो काला कंबल ओढ़ करके एक खेत में क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति जो दूर से देखता है और से उसकी जो कंबल ओढ़ा व्यक्ति है वो एक भालू की तरह प्रतीत होता है, और ऐसे में सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो जो व्यक्ति देखता है उसको क्या लगेगा कि वो भालू ही है। पूर्ण सावधानी बरतने के बाद भी उसे प्रतीत हुआ ये भालू है, तो बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए वो क्या करता है, अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालता है और उस भालू पर क्या करता है, फायर करता है, और बाद में जब उसको गोली लग जाती है तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में उसने जो है बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए क्या किया था, यहाँ पर खुद को न्यायानुमत विधि द्वारा समझा था, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति का किया गया कार्य यहाँ पर अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है, यानी उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए था कि जो कंबल है या जो वाकई में भालू है वो भालू ही है, ठीक है ना। तो ये सतर्कता काफ़ी ज़रूरी होती है इस धारा के लिए। 80 जो है ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 80, 81, 82, 83, 84 इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 80 में जो बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है कि विधिपूर्ण आप कोई कार्य करते हैं और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विधिपूर्ण कार्य में अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो अपराध नहीं होगी। तो विधिपूर्ण कार्य आखिर होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे। ऐसा कार्य जो पूर्ण सावधानी से किया जाए, कैसे किया जाए, पूर्ण सावधानी से किया जाए तथा सतर्कता से किया जाए, ठीक है। और साथ में यहाँ मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है, आपराधिक आशय के बिना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है पूर्ण सावधानी और सतर्कता होनी चाहिए, और साथ में आपराधिक आशय के बिना होने वाला कार्य क्या कहलाएगा, विधिपूर्ण कार्य कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कार्य को करने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वो आपका अपराध नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो अपने बाग में जो है वो पेड़ को काट रहा होता है। ऐसे में जब वो पेड़ को काटता है तो नीचे एक अचानक एक व्यक्ति आ जाता है और जो कटा हुआ पेड़ का टहना है या शाखा है वो उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पेड़ काट रहा था उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था और सावधानी सतर्कता वो उसने देखा हुआ था, क्योंकि वो बाग में काट रहा था, वो कोई रास्ता तो था नहीं कि कोई व्यक्ति आके वहाँ से क्या हो गुजर जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है सावधानी सतर्कता थी, उसका कोई भी आपराधिक आशय नहीं था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो है इस धारा में, जो धारा हमारी 80 है इसके अंतर्गत आ जाएगा विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। लेकिन यही वो कार्य किसी पार्क में कर रहा होता जहाँ बच्चे खेल रहे होते तो वो जो है छूट की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि पार्क में बच्चे ही खेलते हैं तो उसे उस जगह से क्या होना था, दूर होना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। आगे देखते हैं धारा 81 में जो है वो ऐसे कार्य के बारे में बताया गया, कार्य जिससे हानि होना तो संभव है, मतलब एक ऐसा कार्य है जिससे हानि होगी इस बात की संभावना है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना किया गया हो और साथ में अन्य जो है हानि उसके क्या किया गया हो, निवारण में किया गया हो, ऐसा कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें दिया होगा कि बड़ी हानि के निवारण के लिए छोटी हानि करना अपराध नहीं है, लेकिन जबकि ये गलत है, क्योंकि छोटी हानि करना तो यहाँ पर आपराधिक आशय के साथ हुआ, आपराधिक आशय के बिना कहाँ हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप जो है कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हानि तो होना संभव है, लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना हो, और दूसरी एक हानि जो है उसको उसके निवारण के लिए किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक बस है, बस में मान लीजिए 20 या 25 या 30 लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ एक जो यात्री है उसको अनुभव होता है या वो देखता है कि एक लावारिस बैग है, उसे ऐसा अंदाजा होता है कि इसमें बम वगैरह हो सकता है, तो वो उस बैग को उठा करके बस से बाहर फेंक देता है। ठीक है ना, तो बस से जैसे ही वो बाहर फेंकता है, पास में खड़े व्यक्तियों के पास जाकर के वो बैग जो है उसमें रखा हुआ बम क्या होता है, फट जाता है, और उन दोनों की या जो भी लोग नीचे हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसने जो बैग को फेंका था उससे हानि होना संभव थी, क्योंकि उसे ऐसा अंदाजा हो गया था क्योंकि इसमें क्या है, बम है, तो हानि होना तो संभव थी, लेकिन उसने आपराधिक आशय के बिना ऐसा कार्य किया था। और ये कार्य जो उसने बैग को बस से नीचे फेंका था, ये हानि जो है एक अन्य हानि के निवारण में, यानी कि जो बस थी उसके में जितने यात्री थे उनकी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए आपराधिक आशय के बिना, ठीक है, और हानि होना तो उससे संभव थी, इसलिए ऐसा कार्य किया है, तो यहाँ पर वो इस छूट की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए आपको करंट लग गया है, ठीक है ना, तो ऐसे में आपको किसी ने क्या किया, एक बम्बू जो बांस का होता है वो तेजी से आपको मारा, बांस डंडा, तो आप वो जो है वो करंट से या झटके से या तार से अलग हो गए। तो इसके लिए उसने जो है यहाँ पर आप जो डंडा मारा था उससे आपको चोट लगना तो संभव थी, लेकिन उसने जो है आपराधिक आशय के बिना ऐसा किया था, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था, जो सद्भावपूर्ण कार्य था, वो आपको बचाना चाहता था, ना कि आपको वो डंडा मार के चोट पहुंचाना चाहता था। तो ये चीज़ भी इस तरह के एग्जाम्पल में आ जाएगी। आगे देखते हैं हम 82 को, धारा 82 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस धारा में सीधे सीधे कहा गया है कि 7 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही शिशु की बात आए, आप मेल और फीमेल दोनों के लिए ही समझेंगे, ना कि केवल मेल के लिए समझें और फीमेल के लिए ना समझेंगे, तो दोनों के लिए शिशु की बात हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 वर्ष से कम आयु के जो शिशु होंगे उनका कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। मान लीजिए कोई 6 वर्ष का बच्चा है या 5 वर्ष का बच्चा है, किसी की गर्दन पर तलवार रख देता है, उसकी गर्दन जो है वो कट जाती है, तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, वो सीधे सीधे आ जाएगा छूट में, कहाँ पर, 82 में। अच्छा, एक चीज को और समझते हैं, ये जो हमारा अध्याय है सामान्य अपवाद, ठीक है, ये 76 से लेकर कहाँ तक है, 106 तक है। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को छूट चाहिए होती है, जिस भी व्यक्ति को छूट चाहिए होती है, अब यहाँ पर जो 76 से 106 तक सभी छूट की धाराएं हैं, केवल 86 और 99 को छोड़ते हुए, ध्यान रखना है, इसमें किया गया कार्य अपराध है और 99 में जो किया गया कार्य भी क्या है, अपराध है। तो यहाँ पर 86 और 99 को छोड़ते हुए शेष जितनी धाराएं हैं सबके लिए अगर आपको छूट चाहिए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, या साक्ष्य का भार कह लो, सबूत का भार कह लो, वो जो है छूट लेने वाले व्यक्ति पर होगा। मतलब आपको क्या करना होगा, साबित करना होगा ये बात। ठीक है ना, हाँ। अब आगे देखते हैं, यहां पर हम देख चुके हैं 82 को देख चुके हैं, अब देखते हैं धारा 83 को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां बताया गया है 7 वर्ष, मतलब जिसकी पूरी 7 वर्ष आयु है या 7 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है, और यहां पर किंतु 12 वर्ष से कम है। ठीक है ना, तो ऐसे एज वाले जिनकी 7 वर्ष आयु है या 7 वर्ष से अधिक है किंतु 12 वर्ष से क्या है, कम है, और वो कैसे हैं, अपरिपक्व समझ वाले शिशु हैं, तो उनके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि अपरिपक्व समझ क्या है। ठीक है ना, तो अपरिपक्व समझ देखते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किए जा रहे जो कार्य है उसकी प्रकृति या परिणाम, जो भी कार्य वो किया जा रहा है या कर रहे हैं, उसकी अगर वो परिणाम या प्रकृति को जानने में क्या है, असमर्थ है, वो नहीं जान सकता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है ना, तो इस एज तक
तो अपरिपक्व समझ का व्यक्ति कहलाएगा और उसके द्वारा किए गए कार्य किस में आएगा, छूट की श्रेणी में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, जो 7 वर्ष या 7 से अधिक और किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ये जो है वो कुछ बच्चे परिपक्व होते हैं, कुछ अपरिपक्व होते हैं। इस बात को समझते हैं कैसे, मान लीजिए जो 2 दोस्त हैं, एक जो है मान लो 7 तो यहाँ दिया हुआ, मान लो एक 10 साल का है और एक मान लेते हैं हम 9 साल का है। तो जो 9 साल वाला व्यक्ति है वो 10 साल वाले मतलब बच्चे को क्या करता है कि बीड़ी, तो आप समझते होंगे ना, बीड़ी में रख के कोई नशीला पदार्थ क्या कर देता है, उसे पिला देता है, मतलब बीड़ी पिला देता है, ठीक है ना। तो इससे उसको क्या हो जाती है, मत्तता हो जाती है और वो नशीला पदार्थ इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर ये जो बच्चा है, जो 9 साल वाला बच्चा है, ये क्या करता है कि तुरंत अपने जो है बिना किसी को बताए अपने मामा के यहाँ चला जाता है, क्योंकि वो ये बात जानता था, उसकी समझ परिपक्व थी, ठीक है ना, तभी तो वो अपने मामा के घर गया। अगर उसकी समझ जो है परिपक्व नहीं होती तो वो अपने मामा के यहाँ क्यों जाता, ठीक है ना। उसे पता था कि उसने जो कार्य किया है उसका परिणाम क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर ये सब डिपेंड करता है, यहाँ पर बच्चा परिपक्व है कि अपरिपक्व है, ठीक है ना, ये निर्णय जो है वो न्यायाधीश के विवेक पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 83 है वो आप समझ गए होंगे। 84 को देखते हैं, जो यहाँ पर आईपीसी की धारा 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विकृत व्यक्ति का कार्य जो है अपराध नहीं है, किस धारा में दिया है, या पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है, किस धारा में दिया है, इस तरह से होता है। तो यहाँ इसका हेडिंग जो है वो ये है, विकृत चित्त। चित्त माने मन होता है, विकृत माने थोड़ा विकृत हुआ या हिला हुआ, ठीक है ना। तो व्यक्ति का कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ये बताया गया है। अब यहाँ पर विकृत चित्त व्यक्ति होगा कौन, ये देखते हैं। तो कौन व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर जो किसी भी उम्र का व्यक्ति जो किए जा रहे हैं कार्य की प्रकृति और परिणाम जानने में क्या हो, असमर्थ हो, ठीक है। और पागल व्यक्ति ही नहीं जान सकता कि वो जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किया जा रहा है कार्य वैध है या अवैध है, ये भी जानने में असमर्थ है, तो पागल व्यक्ति होगा, या फिर हम सीधे शब्दों में कह लें पागल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विकृत चेत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट धारा है 85 और 86। 85 के ठीक अपोजिट जो है वो 86 है, ठीक है। देखते हैं कैसे। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो मत्तता में हो, मत्तता का मतलब है नशे में हो, ठीक है ना, मत्तता में हो, नशे में हो, और नशे में होने के कारण वो निर्णय पर पहुंचने में क्या है, असमर्थ है, वो नहीं निर्णय ले पाता अपने दिमाग से, नशे में होने के कारण। यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मत्तता की वस्तु है, जिससे भी उसको नशा हुआ है, ठीक है, वो उसके ज्ञान के बिना दी गई हो, ठीक है, और इच्छा के क्या हो, विरुद्ध हो, इच्छा के विरुद्ध हो। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ हो, जबकि मत्तता की वस्तु उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है ना, अपराध नहीं होगा। अब इस बात को समझते हैं ज्ञान के बिना। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं और आपको किसी ने क्या, कोल्ड ड्रिंक्स समझ सकते हैं आप, जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें मिलाकर के आपको कोई नशे की वस्तु दे दी, तो वो यहाँ पर ये कहा जाएगा आपके ज्ञान के बिना, क्योंकि आपको नहीं पता था कि उसमें नशीला पदार्थ है या नहीं है। इच्छा के विरुद्ध समझते हैं, जैसे आपको मान लीजिए किसी ने जबरदस्ती जो है आपके मान से समझ सकते हैं एकदम बिल्कुल फिल्मी सीन, कनपट्टी पे रख के आपको बंदूक और आपको नशे की चीज़ दे दी। तो यहाँ पर इन दोनों ही स्थितियों में अगर आप नशे में हैं और निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसका बचाव जरूर, इस धारा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये धारा लाई गई तुरंत 86 कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का कार्य अपराध होगा। ये बात याद रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर इस पूरे अध्याय में, ठीक है, सामान्य अपवाद वाले अध्याय में जो 86 और 99 इन दो में जो है वो अपराध होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है आपको कि अपराध होगा, ऐसे व्यक्ति का कार्य अपराध होगा जो मत्तता में है। मत्तता मतलब किस में है, नशे में है, ठीक है, मत्तता मतलब नशे में है, और नशे की जो वस्तु है, ठीक है, वो उसने अपने ज्ञान के साथ लिया, मतलब उसको पता था कि जो गिलास है ड्रिंक का उसमें क्या है, नशे की वस्तु है, और अपनी इच्छा सहित लिए, ठीक है, मतलब उसकी पूरी इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति का किया गया कार्य क्या होगा, अपराध होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं धारा नंबर 87। देखिए 87 में क्या है, आपको सहमति यानी कि सम्मति से किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। तो सम्मति से किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें याद रखना है कि ऐसा कार्य जिससे मृत्यु करने, ठीक है, या घोर उपहति, जो उपहति का मतलब वही है गंभीर चोट, जो कि IPC 320 में उसकी परिभाषा दी गई है। इसका यानी कि मृत्यु करने का और घोर उपहति करने का आशय ना हो, ठीक है, और ना ही इसकी क्या हो, संभावना हो। ठीक है, तो आप अगर कोई काम सहमति से कर रहे हैं तो वो काम अपराध नहीं होगा यदि उस काम में मृत्यु करने का और घोर उपहति करने का आशय ना हो, और साथ में क्या हो, ना ही इसकी क्या होनी चाहिए, संभावना हो चाहिए। तो ये जो है वो धारा कौन सी हमें बताती है, 87 बताती है। तो ये क्या होगा, अपराध नहीं होगा। इसमें एक चीज और याद रखना, जो आपको सम्मति या सहमति दी जाएगी उसे देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की आयु का होना चाहिए। ठीक है ना, 18 वर्ष से अधिक की आयु का होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो तलवारबाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती जो है, जैसे जो खेल हैं, वो दोनों खिलाड़ियों के आपसी सहमति पर बनते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है 88, 89, 90, 91 ये ज़्यादा आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। 92 को देखते हैं। 92 में यहाँ पर क्या कहा गया है कि सम्मति यानी कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपकी मान लीजिए कि आपकी सहमति मैंने नहीं ली है और आपके फायदे के लिए अगर मैं कोई काम करता हूं और गुड इंटेंशन से करता हूं, अच्छी भावना से करता हूं, तो वो कार्य अपराध नहीं होगा, वो कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति झुलस गया है, उसे आग लगी है या उसके कपड़ों में आग लगी, मैंने क्या किया कि एक कंबल ले जाकर उसको ऊपर उड़ा दिया, ठीक है, ताकि जो है वो आग जल्दी बुझ जाए। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी से आग जल्दी बुझ जाएगी, लेकिन उस कंबल में उस व्यक्ति का दम घुट गया। तो यहाँ पर मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि मेरी जो इंटेंशन था, मेरा जो इरादा था, वो जो है उस व्यक्ति को बचाने का था, उस व्यक्ति के फायदे के लिए था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति की यहाँ पर सहमति या सम्मति नहीं ली थी। तो ऐसे 92 जो है मुझे ये अधिकार देती है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इसी तरह 93 को देखते हैं। 93 जो है वो सद्भावना पूर्वक, गुड इंटेंशन से दी गई सूचना के बारे में बताता है कि आप कोई किसी को किसी अच्छे के लिए कोई सूचना देते हैं, तो वो सूचना देना आपका काम जो है वो अपराध नहीं होगा। ये डॉक्टर्स के लिए भी हम बता सकते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर अपने मरीज से कहता है कि आप जो है ज़्यादा नहीं जिएंगे, मान लीजिए कि 5-6 महीने जिएंगे, और ये बात सुनते ही क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा दी गई सूचना जो है, उसने तो उस अच्छे के लिए सूचना दी थी, लेकिन यहाँ पर उसके जो मृत्यु हो गई, तो ये जो है वो डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ऐसे मान लो दूसरी बात है, जैसे कि मान लो कोई महिला है, उसके पति का कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो कोई व्यक्ति आता है उस महिला के पास, कहता है कि आपके पति का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनते ही वो महिला मूर्छित हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो उस व्यक्ति ने सूचना दी है, उसके द्वारा सूचना देने का कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसे तो इन्फॉर्म करना था, सूचना देनी थी, इसलिए उसने ये काम किया। धारा 94 को देखते हैं। ऐसे कार्य के बारे में बताया गया, ऐसा कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा बेबस हुआ हो। ये याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति को आप धमकी देकर कोई कार्य कराते हैं, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। ये जो है हमें बताती है धारा नंबर 94। 95 जो है वो काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट है व्यवहारिक जीवन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुच्छ हानि वाले जो कार्य होंगे, तुच्छ का मतलब है नगण्य, बहुत कम, ना के बराबर हानि वाले जो कार्य होंगे वो अपराध नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखना कि तुच्छ हानि वाले कार्य क्या होंगे। ऐसे कार्य जिन्हें सामान्य समझ का व्यक्ति ये मानता हो कि इसके खिलाफ शिकायत करना उचित नहीं है। ठीक है ना, मतलब बहुत छोटा सा काम हुआ, तो ऐसे काम क्या कहलाते हैं, तुच्छ हानि वाले कार्य कहलाते हैं, और वो अपराध नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी भी व्यक्ति के ईख से मान लीजिए ये गन्ना तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर वो खेत वाला व्यक्ति ये मानता कि ये चलो कोई नहीं, ये गन्ना तोड़ा है, तो यहाँ पर आपको जो है 95 का लाभ मिल गया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये माना कि ये तुच्छ हानि वाला कार्य है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं रखा। ठीक है ना,
तो ऐसे जो तुच्छ हानि वाले कार्य होंगे वो अपराध नहीं होंगे। यहाँ तक तो हमारा जो है छूट और कह सकते हैं हम क्षमा से संबंधित था। लेकिन यहाँ पर आगे के जो हैं धारा 96 से लेकर 106 तक, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो प्रतिरक्षा की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के लिए होगी, एक तो शरीर यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए होगी, ठीक है, और दूसरी होगी संपत्ति के लिए। शरीर की अगर बात करें तो या तो स्वयं का शरीर होगा, मेरा अपना, या किसी दूसरे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव शरीर को जो है वो हानि पहुँचाने वाले अपराधों के विरुद्ध खुद के, ठीक है, स्वयं के या दूसरे के शरीर के लिए जो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या होगा? अधिकार प्राप्त होगा। यही हम कह सकते हैं संपत्ति के विषय में, खुद की संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जो अपराध होंगे उनके विरुद्ध क्या होगा? व्यक्ति को प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। जो 96 जो धारा है आईपीसी 96, उसमें केवल ये बताया गया कि प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई बातों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? 97 में अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है यहाँ पर? शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। और शरीर जो है स्वयं के शरीर की या दूसरे के शरीर की, संपत्ति स्वयं की संपत्ति या दूसरे की संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं धारा नंबर 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके बीच के या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर के पॉइंट्स को भी, जो 7 पॉइंट्स हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शरीर संबंधी प्रतिरक्षा होगी, ठीक है, उसके अधिकार का विस्तार हो जाएगा। और कितना विस्तार हो जाएगा कि आप हमलावर की जान पूछकर क्या कर दें? मृत्यु कर दें। यानी कि जिसने आप पर हमला किया आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं प्रतिरक्षा में। ये अधिकार जो है आपका विस्तार कब होंगे? तो ये 7 स्थितियां दी हैं, इनमें आपका क्या होगा? उसका विस्तार हो जाएगा। कैसे? या तो जो हमला किया गया है, हमलावर ने जो हमला किया है वो ऐसा हमला है जिससे आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उसके मृत्यु करने का आशय हो, या फिर गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से किए गए हमला हो, ठीक है ना। गंभीर चोट की अगर आपको परिभाषा देखने तो आप जो है वो आईपीसी 320 को देख सकते हैं। कोई केवल चोट की देखना तो 319 को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बलात्संग के आशय से किया गया हमला, ठीक है ना, इसमें भी आपको जो है हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर प्रकृति विरुद्ध जो काम तृष्णा की तृप्ति, मतलब उसे शांत करने के आशय से किया गया हमला भी जो होगा उसके विरुद्ध भी आपको जो है वो प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। आगे देखें, व्यपहरण, अपहरण, ठीक है, जिसको किडनैपिंग, ठीक है, तो इनके आशय से किए गए हमले में भी आपको क्या होगा? मिल जाएगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार जो है वो हमलावर की मृत्यु कारित करने तक हो जाएगा। या फिर सदोष परिरोध है, ठीक है, आपको किसी चार दीवारी में रोकना, तो उसके आशय से भी किए गए हमले पर आपको क्या मिल जाएगा? हमलावर की जानबूझकर मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रतिरक्षा में मिल जाएगा। ये 7वां जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कह सकते हैं इसका पॉइंट। और यहाँ पर ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा। तो यहाँ पर अम्ल जो है, एसिड, आप तेजाब समझते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अम्ल फेंकने या देने या डालने का काम, कृत्य का मतलब है कार्य, यहाँ पर फेंकने, देने या डालने, ठीक है ना, इसका कार्य, ठीक है, या फिर इस कार्य का प्रयत्न, ठीक है, जिसकी ये प्रबल आशंका है, मतलब इस प्रयत्न की, जो ये फेंकने, देने और डालने का जो प्रयत्न किया गया है, प्रयत्न, ठीक है, जिससे यह आशंका है कि यदि प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया होता तो इसका परिणाम मृत्यु होता या फिर क्या होता? गंभीर चोट होता। तब भी आपको जो है हमलावर की जानबूझकर मृत्यु कारित करने का अधिकार जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा की तरफ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है शरीर संबंधी प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये धारा जो है 100 हो गई। अब आगे देखते हैं आईपीसी की धारा 103। देखिए, जिस तरह जो है शरीर संबंधी प्रतिरक्षा के लिए धारा 100 है, उसी तरह जो है संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के लिए जो है वो धारा 103 है। दोनों एक जैसी हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो है वो 100 धारा जो है वो शरीर संबंधी प्रतिरक्षा के लिए है, और यहाँ पर जो 103 है वो संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के लिए है। इसमें बताया गया है कि जो संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा है, इसके अधिकार का जो विस्तार होगा वो दोषकर्ता
या फिर अभियुक्त की मृत्यु कारित करने तक कब विस्तृत होगा, कब आप जो है दोषकर्ता या अभियुक्त की मृत्यु कारित कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है, इसमें 4 स्थितियां बताई गई हैं कि लूट, अगर लूट होती है, ठीक है, यहाँ लूट की परिभाषा जो 390 में दी है, लूट होता है, रात्रि गृह भेदन है, अग्नि द्वारा रेस्टी, ठीक है, अगर क्षति हम कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार, जिससे क्या हो कि या तो मृत्यु या घोर उपहति, उपहति मैं बता चुका हूँ क्या, गंभीर चोट, तो जो यहाँ पर इनके होने की क्या होगी, आशंका होगी। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार कहाँ तक कर सकता है कि वो दोष करता है या अभियुक्त की क्या कर सकता है, मृत्यु तक कारित कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अध्याय नंबर 4 है उसमें यहीं तक हम इम्पोर्टेंट धाराएं मान सकते हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे जो है अगले वीडियो में हम अध्याय 5 और 6 को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो है जो भी बच्चे जो है दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जो है अच्छे तरह से जो है मूल विधि का रीजनिंग वाला सेक्शन जो है वो तैयार हो जाए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अगर आप पहले से हमारे चैनल पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।